ये आपका इनर मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने। एक क्वेश्चन लिखिए इसी के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड एक न्यूमेरिकल करवा रही हूँ मैं, इसी टॉपिक पर लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन, प्रूव दैट inner multiplication prove that inner multiplication of two tensors of two tensors AP and BQ are constant। ये प्रूव करके लाना है कि दो टेंसर्स का AP व BQ, इन दोनों का टेंसर्स का इनर मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट होता है। इसे प्रूव करना है। अब पहले मुझे ये बताइए, AP और BQ कितनी डिग्री के टेंसर हैं? दोनों 1 1 डिग्री के हैं। ये कौन सा टेंसर है? कॉन्ट्रावेरिएंट है या कोवेरिएंट है? सॉल्यूशन, पहले ये बताओ, ये कॉन्ट्रावेरिएंट है या कोवेरिएंट है? AP आप लोग ही बताओगे क्लास में, बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ मैं टेंसर्स को। पहले ये बताइए, AP कॉन्ट्रावेरिएंट है, यस। और BQ 1 डिग्री का है, और कौन सा ये वाला? कोवेरिएंट है। ठीक है, अब करते हैं रिजल्ट। वी नो डैट हम जानते हैं AP व BQ आर टेंसर्स। दोनों क्या है? एक टेंसर है, तो इनका हम ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। दोनों टेंसर्स हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखते हैं। पहले AP का लिख रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन एस डैश फ्रेम से एस फ्रेम में आ जाओ। अब एस फ्रेम में तो हमें पता है क्या है, AP है, और ये कॉन्ट्रावेरिएंट है एस फ्रेम के अंदर। तो एस डैश फ्रेम में भी आपको 1 डिग्री का लेना पड़ेगा और कॉन्ट्रावेरिएंट लेना पड़ेगा। तो मतलब आप मर्जी से लेंगे वाला, तो क्योंकि दे रखे हैं आपको किसके हैं? एस फ्रेम के। लेके अपने आप कौन सा चलना है? एस डैश फ्रेम का। एस डैश फ्रेम का लेने के लिए आप अपनी इच्छा है कोई सा भी ले लीजिए। मैं ले लेती हूँ, कोई भी फंक्शन ले लीजिए 1 डिग्री का, मैंने आई ले लिया। अपनी मर्जी से लेना है, ये आपको गिवन है। ये गिवन के अकॉर्डिंग देख के आपको ये सपोज करना है। इसका फिर कॉन्ट्रावेरिएंट ओपन करते हैं। कॉन्ट्रावेरिएंट कैसे ओपन करते हैं? ये ऊपर ये नीचे, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स पी। ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये तो मैंने खोला है AP के लिए। अब मुझे खोलना है BQ के लिए। आ जाइए, अब BQ के लिए खोलते हैं। एस डैश फ्रेम से एस फ्रेम में। एस फ्रेम में क्या है? BQ। Q आपका नीचे है, BQ। और यहाँ में दिख रहा है ये BQ जो है वो कोवेरिएंट में है। कोवेरिएंट में तो यहाँ भी कोवेरिएंट में लेना पड़ेगा। यहाँ दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, कोवेरिएंट में बार वाला लेते हैं, लेकिन 1 डिग्री का है तो 1 डिग्री वाला ले लिया। J इन दोनों का लिखिए, तो ये वाले ऊपर ये वाले नीचे, डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार J। ये क्वेश्चन आ गई सेकंड। ये दो टेंसर हो गए और दोनों का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख दिया है, और दोनों का निकालना है आपको इनर मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने बता दिया, इनर मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको दोनों टेंसर का आउटर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब ये दो टेंसर आ गए, इन दोनों का आउटर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का आउटर मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका।
अब लिखिए, अब मुझे इनका फर्स्ट और सेकंड का आउटर मल्टीप्लिकेशन करना है। आउटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले दूसरे का आउटर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? इन दोनों, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे कर दीजिए इन दोनों का। ए बार आई का बी बार जे से, इसका इससे, डेल एक्स बार आई का अपॉन डेल एक्स पी, इससे डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार जे, इसका इससे ए पी का व्यू क्यू से। ये मैंने कर दिया इसका आउटर मल्टीप्लिकेशन। अब हमें फिर पता है इनर मल्टीप्लिकेशन के लिए आउटर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, उसके बाद इसका करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्शन। अब इस इक्वेशन का कॉन्ट्रैक्शन करती हूँ, आओ अब कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको दो बराबर लेने पड़ेंगे, कोई भी दो बराबर ले लीजिए। मैं आई और जे बराबर ले लेती हूँ, ये खत्म हो जाएगा तो आपका केवल दो एक ही बचेगा। अब लगाइए कॉन्ट्रैक्शन। फॉर contraction of tensor put I इक्वल टू जे। कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैंने आई और जे को बराबर ले लिया है। अगर बराबर ले लिया है तो ए बार आई तो ये एज इट इज रहेगा, और ये किसके बराबर है? जे। आई के बराबर तो ये बी बार आई हो जाएगा। आई और जे बराबर है तो चलो डेल एक्स बार आई, डेल एक्स पी, डेल एक्स क्यू, और ये भी डेल एक्स बार आई। ये हो जाएगा ए पी और ये हो जाएगा बी क्यू। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा आपका? ए बार आई, बी बार आई, डेल एक्स क्यू, डेल एक्स पी, ए पी बी क्यू। अब आपके ये बच गए, वो कैंसिल हो गए। अब हमें पता है ये क्या होता है, क्रोने का डेल्टा फंक्शन। इसको आप क्रोने का डेल्टा फंक्शन में करिए कन्वर्ट। आइए, ए बार आई, बी बार आई, ये हो गया डेल क्यू पी, ए पी बी क्यू। ये कैसे आया? क्रोने का डेल्टा फंक्शन। डेल क्यू पी डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स पी, पुट क्यू इक्वल टू पी। अगर क्यू इक्वल टू पी रख देते हैं तो डेल क्यू पी क्या हो जाएगा? 1। ये रखते हैं, पुट कर रही हूँ क्यू इक्वल्स टू पी। क्यू इक्वल्स टू पी करते हैं तो ये हो जाएगा ए बार आई, ये हो जाएगा बी बार आई, ये 1 हो जाएगा। क्यू इक्वल टू पी रख दिया है, ये तो पी है ही है, और ये भी क्या हो जाएगा? बी पी। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। अब क्या है, ये दोनों राशियां बची। अब इन दोनों राशियों का ए और बी मिलके मैं मान रही हूँ ए और बी का जब गुणा करते हैं तो सी हो जाता है, तो ये लिख दिया सी बार। ये अलग अलग है। जब ये तो है कॉन्ट्रावेरिएंट, ये है कोवेरिएंट। कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट मिलते हैं तो क्या बनता है? मिक्स्ड टेंसर। तो इन दोनों को मिला के एक मिक्स्ड टेंसर लिख रही हूँ। ए और बी मिला के मैंने सी लिख दिया और आई लगा दिया, एक ऊपर और एक
नीचे, तो इसका मतलब ये टेंसर कितना बन गया, मिक्स्ड टेंसर हो गया। और डिग्री कितनी है दोनों की, 2, नहीं डिग्री कितनी है इसकी, 0, क्योंकि आई सेम है। अब AP BQ, तो इसको लिख दिया C P और P, इसकी भी डिग्री कितनी है, 0। अब मैंने बताया था जो डिग्री जिसकी 0 होती है वो कौन सा टेंसर कहलाता है, बताइए मुझे जरा कमेंट बॉक्स में। जिसकी रैंक 0 हो जाए वो कौन सा टेंसर है, 4 टाइप बताए मैंने टेंसर के, इनवेरिएंट, हाँ यस, वो इनवेरिएंट होता है। तो इसका मतलब ये दोनों डिग्री 0 हैं, दोनों बराबर हो गए। यही तो प्रूव करना था कि C बार किसके बराबर आ गया, C का, ये तो कट जाएंगे, और डिग्री 0 है, तो ये कैंसिल, प्रूव हो गया। ये टेंसर कैसा होता है, इनवेरिएंट टेंसर होता है। यही तो प्रूव करना था, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब इनवेरिएंट। इनवेरिएंट कब होगा, जब इनकी डिग्री 0 आ जाए। डिग्री 0 आ गई तो आपने बोल दिया ये कैसा टेंसर है, इनवेरिएंट टेंसर होता है। मैंने क्वेश्चन बोला था, प्रूव दैट द इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ AP व BQ इज इनवेरिएंट या इज कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है दो टेंसर्स का मल्टीप्लिकेशन। ये आपने प्रूव कर दिया कि दो टेंसर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, कांस्टेंट। स्क्रीनशॉट लीजिए, कंप्लीट क्वेश्चन। अब मुझे ये बता दो, इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है या नहीं है, सब लोग को समझ में आया, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए बोला मैंने, इसलिए पूछ रही हूँ। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है, क्लियर है सबको, नहीं है? बाकी बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्या, एक ही बच्चा पढ़ता है क्लास में? अब हमारा ये मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कंप्लीट हो चुका है। अब 3 मेथड पढ़ चुके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन 2 पढ़े, इनर मल्टीप्लिकेशन एंड आउटर मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट बचा है आपका डिवीजन मेथड, जिसे बोलते हैं हम क्वोशिएंट लॉ। अब एक लास्ट मेथड और पढ़ाने जा रही हूँ मैं, क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ के होते ही आपका एक लास्ट टॉपिक बचेगा, डिराक डेल्टा फंक्शन। और वो टॉपिक होते ही आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। मतलब अब ऑपरेशन ऑफ टेंसर खत्म होने में एक बचा है, डिवीजन मेथड, फिर बचेगा डिराक डेल्टा फंक्शन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, 5-6। जैसे क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन था, ऐसे डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ना है, 4-5 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिर आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और फर्स्ट यूनिट फिर आपकी पूरी कंप्लीट होगी, जिसमें मैं 2-4 और जो टॉपिक्स सिलेबस से हटे हैं वो मैंने नहीं पढ़ाए हैं। 2 टॉपिक हटे हैं, मीट्रिक टेंसर, मीट्रिक टेंसर नहीं पढ़ाया है मैंने, और एक हटा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीट्रिक टेंसर। मीट्रिक टेंसर मैंने आप की बात नहीं करी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। मीट्रिक टेंसर अलग टॉपिक है, वो पूरा सिलेबस से हट चुका है, तो मीट्रिक टेंसर नहीं पढ़ाया मैंने। मैंने आपको जो पढ़ाया है वो पढ़ाए, पहला टॉपिक था क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन, दूसरा पढ़ाया कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड पढ़ाया आपको, थर्ड पढ़ाया था टाइप ऑफ टेंसर, फोर्थ पढ़ाया ऑपरेशन ऑफ टेंसर, और फिफ्थ लास्ट पढ़ाऊंगी डिराक डेल्टा फंक्शन। ये 5 टॉपिक करते ही आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये चैप्टर भी कंप्लीट, पहला चैप्टर हम पढ़ चुके, मतलब आपकी टोटल यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग 2 या 3 दिन की यूनिट रह गई है बस, उसके बाद फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी पूरी। चलिए अब डालिए डिवीजन मेथड, मतलब क्वोशिएंट लॉ। फोर्थ, क्वोशिएंट लॉ, जिसे डिवीजन मेथड भी बोला जाता है। देखिए होता है क्या है क्वोशिएंट, अब क्वोशिएंट लॉ कहलाता है, इसे डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। क्वोशिएंट होता क्या है, जैसे मैंने मैथ के मेथड से बताती हूँ, 5 का डिवाइड 27 से करना है, तो बोलते हैं हम 5 5 जा 25, रिमाइंडर बचा 2। तो जो ये 5 आया है इसे बोला जाता है क्वोशिएंट। ये मैथ में सबने पढ़ा हुआ है,
पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ये क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये डिवीजर होता है, ये सब सब पढ़ चुके हो। अब मुझे ये क्वोशिएंट लॉ ही पढ़ना है। अब देखो, मैंने बोला कोई क्वांटिटी है 125, जिसका डिवाइड मुझे 25 से करना है, और मुझे जो आंसर मिलता है वो मुझे मिल जाता है 5। यही होता है। ये जो कोई 5 है, ये कोई अननोन क्वांटिटीज है, हमें नहीं पता कि 5 आंसर आएगा। इसको हम मान के चलते हैं एक्स, एक्स मान के चलते हैं। क्वोशिएंट क्या है इसके अंदर? एक्स ही है, एक्स ही तो क्वोशिएंट कहलाएगा। जो आंसर निकलेगा वही क्वोशिएंट होता है। तो मतलब एक्स कोई अननोन क्वांटिटी है जो एक्स है। अब हमें ये तो इजी सा मैंने दे दिया, 25 को 125 से करोगे तो 5 आ जाएगा क्वोशिएंट, ये तो पता ही चल रहा है। लेकिन दो टेंसर को डिवाइड करने से अननोन क्वांटिटी निकलेगी। वो अननोन क्वांटिटी क्या होगी? वो क्वोशिएंट होगा। ये मान लिया मैंने, एक टेंसर है, ये दूसरा टेंसर है, दोनों को डिवाइड करने से कुछ एक क्वांटिटी निकल के आ रही है, वो क्वांटिटी आपकी एक्स है। अब डिवाइड करना मैं सिखाऊंगी कि कैसे डिवाइड करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी जाएगी। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, 125 का डिवाइड 25 से किया और एक्स निकाला जिसकी वैल्यू 3 आने वाली है, वो क्वोशिएंट है, इसे क्वोशिएंट लॉ बोलेंगे। अगर कोई टिपिकल आ जाए, टिपिकल जैसे ये आ जाए 5 7 6 4 9 3 का डिवाइड आप 2 8 1 6 से करिए, आपने बोलोगे कोई अननोन क्वांटिटी आएगी एक्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं क्या करती हूँ, इस वाली डिजिट को इधर ले जाती हूँ, तो ये बन जाएगा 5 7 6 4 9 3 इक्वल टू 2 8 1 6 एक्स। यही तो होगा। अगर किसी अननोन क्वांटिटी का मैं मल्टीप्लाई किसी टेंसर से कर दूं तो एक टेंसर क्वांटिटी मिलेगी। ये मेरा क्वोशिएंट लॉ का स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट? सुनिए, किसी अननोन क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किसी टेंसर से किया जाता है तो मिलने वाली जो क्वांटिटी होती है वो भी एक टेंसर होती है। अगर किसी टेंसर का किसी टेंसर से डिवाइड किया जाता है तो मिलने वाली क्वांटिटी जो होती है वो भी टेंसर होती है। समझ में आया? दो तरीके से बोले मैंने स्टेटमेंट। किसी टेंसर क्वांटिटी का किसी टेंसर क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है तो मिलने वाली क्वांटिटी टेंसर होती है। दोबारा, किसी अननोन क्वांटिटी का टेंसर से मल्टीप्लाई करने पर अगर टेंसर प्राप्त होता है, अगर टेंसर मिलता है तो वो अननोन क्वांटिटी भी टेंसर है। ये वाला स्टेटमेंट लेके चलूंगी मैं। ये वाला स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। किसी टेंसर क्वांटिटी का अननोन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर टेंसर क्वांटिटी मिल रही है तो जो अननोन क्वांटिटी है वो भी एक टेंसर है। ये आपका क्वोशिएंट लॉ का स्टेटमेंट है। समझ में आया? अब मुझे यहां से कोई मतलब नहीं है, ऊपर का हटा दो, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है इस स्टेटमेंट से। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये स्टेटमेंट ये बोलता है, यदि किसी अननोन क्वांटिटी का, ये अननोन क्वांटिटी है जो आंसर आने वाला है, किसी अननोन क्वांटिटी का टेंसर से मल्टीप्लाई किया जाता है, और टेंसर से कैसा मल्टीप्लाई होगा अननोन क्वांटिटी का? इनर मल्टीप्लिकेशन। ये और दो बड़े मल्टीप्लाई, या तो आउटर या इनर। आपको किसी भी अननोन क्वांटिटी का किसी टेंसर के साथ इनर मल्टीप्लाई करने पर टेंसर क्वांटिटी मिल रही है तो अननोन क्वांटिटी भी एक टेंसर है। ये स्टेटमेंट है आपका क्वोशिएंट लॉ का। क्लियर है? दोबारा बताऊं स्टेटमेंट? बस अब तो ऊपर का भूल जाइए आप लोग, बस एक लास्ट जो मैंने अब ये लिखा है स्टेटमेंट, यही याद रखिए बस। मैंने जो भी लिखा था 5 7 6 8 9 3 डिवाइडेड 2 8 1 6 एक्स, ये लिखा था मैंने। इसके अंदर क्या था, ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ये भी एक टेंसर क्वांटिटी होगी। किसी अननोन क्वांटिटी का टेंसर क्वांटिटी के साथ इनर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो एक टेंसर क्वांटिटी मिलती है। तो जिस अननोन क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अननोन क्वांटिटी भी एक टेंसर क्वांटिटी निकलेगी। ये आपका क्वोशिएंट लॉ का एक स्टेटमेंट है। क्लियर सबको, या दोबारा बताऊं? अभी मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, अभी मैंने डिजिट लेके बताया है आपको, इतना क्लियर होना चाहिए। अच्छा बाकी, हाँ
चलिए अच्छा है, मैं स्टार्ट तो कल करवाऊंगी, अभी मैंने समझा दिया स्टेटमेंट, बाकी कल करेंगे, आज की क्लास खत्म।